हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 15 मनुष्य को खोज निकालो नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, मूल व्यक्ति को कवि ने कहाँ से खोज निकालने को कहा है। आपने पाठ का कविता के साथ साथ संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को भी पढ़ा है, तो आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। मूल व्यक्ति को कवि ने विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों के बीच से खोज निकालने को कहा है। वे मनुष्य ऐसे हों जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के भेद से ऊपर उठा हो। प्रश्न दूसरा है, कवि ने मानव समाज में फैली किन किन विविधताओं का उल्लेख किया है। उत्तर इस प्रकार है, कवि ने मानव समाज में फैली जाति, वर्ण, संस्कृति, समाजगत रीति रिवाज, धर्म, भाषा, वेशभूषा, संपन्नता, विपन्नता आदि विविधताओं का उल्लेख किया है। प्रश्न तीसरा है, मूल व्यक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, मूल व्यक्ति से कवि का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसमें मानवता हो, अर्थात वह मनुष्य जो वर्ण, जाति, संस्कृति, समाज को भूलकर प्रेम की भाषा बोलता हो, जो अमीर, गरीब, सज्जन, दुर्जन आदि का भेदभाव ना करता हो, सब मनुष्यों को अपने समान मानता हो, उसे मूल व्यक्ति कहा गया है। प्रश्न 4 है, आज समाज में व्यक्ति व्यक्ति के बीच किस प्रकार के भेद उत्पन्न हो गए हैं। उत्तर है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच आज समाज में जातिगत, वर्णगत, धर्मगत, देश, भाषा, वेशभूषा, राजा, प्रजा, धनी, निर्धन आदि के भेद उत्पन्न हो गए हैं। प्रश्न 5वां है, इस कविता में कवि ने खंड मनुज का प्रयोग किया है, इससे आप क्या समझते हैं। तो उत्तर इस प्रकार है, इस कविता में कवि ने खंड मनुज का प्रयोग ऐसे मनुष्यों के लिए किया है जो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि का भेदभाव अपने भीतर बनाकर रखे हुए हैं। प्रश्न 6 है, कवि किस अंध यवनिका को उठाने की बात कह रहा है। उत्तर है, कवि अंधविश्वास एवं रूढ़िवादी प्रवृत्ति की अंध यवनिका को उठाने की बात कह रहा है। प्रश्न 7 है, वर्गों में बटा हुआ मनुष्य किस प्रकार पूर्ण मनुष्य बन सकता है। उत्तर है, कवि कहते हैं कि जातिगत, धर्मगत एवं वर्णगत भेदभाव की भावना को भुलाकर मनुष्य आपसी सहयोग एवं सद्भाव से जीवन बसर करे तो मनुष्य पूर्ण मनुष्य बन सकता है। अगला प्रश्न है, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों को मिटा देने की बात कवि ने क्यों की है। उत्तर इस प्रकार है, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों के कारण लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव पैदा होते हैं, समाज की एकता और शांति भंग होती है, इससे राष्ट्र कमजोर होता है। इस कारण कवि ने रूढ़ी रीतिगत विश्वासों को मिटा देने की बात की है। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में एक आम आदमी की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, चर्चा कर लिखिए। यहाँ पर आपको अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके इसका उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक आम आदमी के कार्य एवं उसकी सोच धर्म, जाति, भाषा, वर्ग से ऊपर होनी चाहिए। आम आदमी का कार्य निष्पक्ष होना चाहिए। उनके मन में सभी धर्म एवं जाति के लिए सम्मान का भाव होना चाहिए। प्रश्न दूसरा है, भाईचारे की भावना को विकसित करने पर पाठ में बार बार बल दिया गया है। भाईचारे की भावना के विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। मित्रों और शिक्षकों से बातचीत कर लिखिए। तो यहाँ पर आप अपने दोस्तों और शिक्षकों से बातचीत कर उत्तर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, भाईचारे की भावना के विकास में बाधक तत्व जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, पहनावे आदि से संबंधित संकुचित विचार हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य और मनुष्य के बीच जो भी भेद बताए गए हैं वे भाषा, वेशभूषा, उपासना के आधार पर बताए गए हैं, जो केवल बाह्य तत्व है, जबकि मूल रूप से सभी मनुष्य एक हैं। कैसे? इस विषय पर अपनी सहमति और असहमति को कारण सहित लिखिए। उत्तर है, मूल रूप से सभी मनुष्य एक हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जन्म से सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं
और शिशु अवस्था में उनके भीतर किसी वर्ग, धर्म, जाति आदि की भेदभावना नहीं होती है। बड़े होने के साथ साथ मनुष्य के भीतर जाति, धर्म, श्रेणी, भाषा आदि विभिन्नताओं की भेदभावना भले ही आ जाए, परंतु उनके अंदर सुख, दुख, भूख, प्यास, करुणा, प्रसन्नता आदि की भावना एक जैसी होती है। अनेक विभिन्नताओं के बावजूद मनुष्य में मानवता का भाव श्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्य को मनुष्य जानकर एक साथ आगे बढ़ें। यदि आप सहमति के पक्ष में नहीं उत्तर देना चाहते तो असहमति के पक्ष में आप कारण सहित उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा है, हमारे देश में भाषा के दुराग्रह ने एक मनुष्य को दूसरे का दुश्मन बना दिया है, कैसे? शिक्षक तथा साथियों से चर्चा कर लिखिए। यहाँ पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हमारे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक एवं पूर्व से लेकर पश्चिम तक अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। एक प्रांत के निवासी अपनी भाषा को श्रेष्ठ समझते हैं तथा दूसरे प्रांत की भाषा को नफरत की दृष्टि से देखते हैं। भाषागत राजनीति के चलते देश में प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा को विशेष महत्व दिया जाने लगा, जिससे एक दूसरे राज्य के लोगों में आपसी वैमनस्य बढ़ा है। प्रश्न 5 है, हमारे समाज में फैली रूढ़ियों और अंधविश्वासों ने किस प्रकार लोगों में एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव पैदा कर दिए हैं? उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। जाति एवं वर्ण भेद ने समाज के लोगों में ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना फैला दी है। जिन रूढ़ियों को लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं, धार्मिक अंधविश्वास, धर्म कर्म के झूठे आडंबर को तोड़ नहीं पा रहे हैं, इन सामाजिक बुराइयों ने लोगों में एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव पैदा कर दिए हैं। प्रश्न 6 है, इस कविता में एक सच्चे मनुष्य को खोज निकालने की बात कही गई है। एक सच्चे मनुष्य को लेकर आपके मन में क्या कल्पना है? 10 वाक्यों में लिखिए। तो आप यहाँ पर सच्चे मनुष्य के बारे में 10 पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पहला है, सच्चे मनुष्य में मानवता की भावना उच्च होती है। दूसरा पॉइंट है, सच्चा मनुष्य एक दूसरे से भेदभाव नहीं करता। तीसरा बिंदु है, सच्चा मनुष्य सभी को समानता का दर्जा देता है। चौथा बिंदु है, वह प्रत्येक श्रेणी वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है। पांचवा बिंदु है, सच्चा मनुष्य टुकड़ों में बटे समाज को एक करने का प्रयास करता है। छठवां पॉइंट है, जो क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न न करे वह सच्चा मनुष्य होता है। सातवां बिंदु है, उच्च, नेक एवं आदर्श प्रस्तुत करने वाला सच्चा मनुष्य होता है। आठवां पॉइंट है, सच्चा मनुष्य प्रत्येक धर्म व नीतियों के माध्यम से समानता का भाव रखता है। नौवां पॉइंट है, सच्चा मनुष्य जाति, वर्ण, संस्कृति के संकीर्ण विचारों में जकड़ा नहीं होता। 10वां बिंदु है, सच्चा मनुष्य छोटे बड़े सभी के प्रति सद्भावना रखता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर 10 पॉइंट में अपने विचार लिख सकते हैं। भाषा से अगला प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त इन शब्दों के विलोम अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को ढूंढिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, मनुज, विविध, रीति, अवनी, सभ्य, रिक्त, अपनाना, खंड, असंस्कृत, जाति, वर्ण, विश्वास, भीतर, ऊपर, राजा, धनी। इन शब्दों के विलोमार्थक शब्द आपको लिखना है। यहाँ उत्तर में लिखा हुआ है, मनुज का विलोमार्थी है धनुज, विविध का विलोमार्थी है एक, रीति का विलोमार्थी शब्द है कुरीति, अवनी के उल्टा अंबर होता है, सभ्य के उल्टा असभ्य, रिक्त के उल्टा भरा, अपनाना के उल्टा छोड़ना, खंड के उल्टा अखंड, असंस्कृत के उल्टा संस्कृत, जाति के उल्टा विजाति, वर्ण के उल्टा विवर्ण, विश्वास का विलोमार्थी है अविश्वास, भीतर का विलोमार्थी है बाहर, ऊपर का विलोमार्थी है नीचे, राजा का विलोमार्थी शब्द है रंक, धनी का विलोमार्थी शब्द है निर्धन। इस प्रकार से आप भी यहाँ पर विपरीत अर्थ वाले शब्द लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, कविता में बहुत से समान रूप से उच्चारित शब्दों का प्रयोग हुआ है। वाक्य प्रयोग द्वारा आप उनके अर्थ को स्पष्ट कीजिए। आपने अभी जो कविता पढ़ी, मनुज को खोज निकालो, इस कविता में ऐसे कुछ शब्द है जो उच्चारण में समान लगते हैं लेकिन उसका अर्थ भिन्न है, अलग अलग है। तो आपको वाक्य प्रयोग द्वारा उसे स्पष्ट करना है कि उसका क्या अर्थ है। जैसे यहाँ लिखा है, भव का अर्थ है संसार। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से है, आज ऐसा कौन है जो भव रोग से पीड़ित न हो। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है भाव। भाव का अर्थ है कीमत। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से है, गर्मी आने से सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। अगला शब्द है राज। राज का अर्थ है शासन। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से है, अंग्रेजों ने भारत पर कई वर्षों तक राज किया। इसी प्रकार का शब्द है राजा, लेकिन राजा का अर्थ है नरेश। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, अयोध्या में राजा राम राज्य करते थे। इस प्रकार यहाँ पर समानोच्चारी शब्द होते हुए भी उसके भिन्न अर्थों को प्रकट करने वाला वाक्य प्रयोग किया गया है। आप भी इस प्रकार से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं।
प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द यहाँ है भव, राजा, धनी, निर्धन, मानव, अवनी, खोजना, अखिल। तो इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द आपको लिखना है। उत्तर इस प्रकार है। भव का अर्थ है संसार या जगत, राजा का अर्थ है नृप, नरेश, धनी का मतलब है धनवान या पूंजीपति, निर्धन के मायने गरीब या विपन्न, मानव का अर्थ है मनुष्य या इंसान, अवनी का पर्यायवाची है पृथ्वी या धरती, खोजना का पर्यायवाची है ढूंढना या तलाश करना, अखिल का समानार्थी शब्द है संपूर्ण या समस्त। इस प्रकार से आप इन दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है, भाषा भूषा एक सामासिक शब्द है जिसके दोनों शब्द संज्ञा है, बीच में और का लोप है। इसी प्रकार के और 4 शब्द कविता में से छांटिए। तो आपकी कविता में कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें से सामासिक शब्द छांट कर आपको लिखना है। जैसे यहाँ उत्तर में लिखा है, देश, राष्ट्र, रूढ़ी, रीति, श्रेणी, वर्ग, धर्म और नीति। यहाँ पर बीच में से और शब्द का विलोप हो गया है। यहाँ पर ये सभी शब्द सामासिक शब्द है जो आपकी पाठ की कविता में आए हैं। प्रश्न 5वां है, इन शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। शब्द है समत्व, भूषा, भव, असंस्कृत, विविध, विश्वास, अंध, वर्ण, अवनी, अखिल। तो आपको हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षरों के अनुसार क्रम में इन शब्दों को जमा कर लिखना है। जैसे यहाँ उत्तर में लिखा है, अखिल अ वर्णमाला के 52 अक्षर में पहले नंबर पर आता है, उसके पश्चात अवनी, फिर असंस्कृत, फिर भव, फिर भूषा, फिर वर्ण, फिर विविध, फिर विश्वास, फिर समत्व। इस प्रकार से ये शब्द शब्दकोश के आधार पर जमाए गए हैं। प्रश्न 6वां है, निम्नलिखित समानोच्चारित शब्दों का प्रयोग अपने अपने वाक्यों में इस प्रकार कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। शब्द यहाँ दिया गया है, चिता, चीता, राज, राजा, अंध, अंधा, भव, भाव, जन, जान। तो ये जो शब्द है ये उच्चारण में समान लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं और इसके आधार पर आपको वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे यहाँ किया हुआ है, चिता और चीता। चिता का अर्थ है मृत्युशैया या शव जलाने का स्थान। वाक्य प्रयोग इसका इस प्रकार है, कोरोना वायरस की चपेट में आए लोगों की चिता से शमशान घाट भर चुका था। चीता का अर्थ है जानवर। चीता का वाक्य प्रयोग है, चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जंगली जानवर है। अगला शब्द है राज और राजा। राज का अर्थ है शासन या गुप्त बात। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, सम्राट चंद्रगुप्त का राज स्वर्णयुग कहलाता था। इसी प्रकार का शब्द है राजा। राजा का अर्थ है शासक या नरेश। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। अगला शब्द है अंध और अंधा। यहाँ पर अंध का अर्थ है मनमाना करना। जैसे वाक्य प्रयोग इसका इस प्रकार है, एक मदांध व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था। मदांध का अर्थ है शराबी व्यक्ति जिसका संधि विच्छेद है मध्य, धन अंध। अंधा का अर्थ है जिसे दिखता ना हो। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, रामू बचपन से अंधा है। अगला शब्द है भव। भव का अर्थ है संसार। वाक्य प्रयोग इसका इस प्रकार है, भवबंधन में फंसा व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। इसी प्रकार का शब्द है भाव, लेकिन भाव का अर्थ है कीमत। यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग है, चीज़ों के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगला शब्द है जन और जान। यहाँ पर जन का अर्थ है लोग। वाक्य प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, गांव के सभी जन कलेक्टर महोदय के स्वागत में पहुँचे। जान का अर्थ है प्राण या ज्ञान। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, भारत के सिपाही अपने देश की रक्षा में अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। तो आप इस प्रकार से नए वाक्य बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे दिए गए शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न स्पष्ट हो जाए। आगे है योग्यता विस्तार। प्रश्न 1 है, आपके आसपास के समाज में ढेर सारी रूढ़ियों और अंधविश्वास प्रचलित है। वह कौन कौन सी रूढ़ियाँ और अंधविश्वास हैं, उन्हें खोजकर विस्तार से एक सूची बनाएं। वे क्यों प्रचलित है और लोग अपने जीवन में उन्हें क्यों प्रश्रय देते हैं, इनके कारणों का उल्लेख अपने शिक्षकों, बड़े बुजुर्गों और अभिभावक से बात कर लिखिए। तो यहाँ पर आप अपने ही आसपास के समाज में या मोहल्ले में किसी प्रकार की रूढ़ी या अंधविश्वासी परंपरा यदि आपको देखने को मिलती है तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है, कवि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी की प्रकृति से संबंधित कोई एक रचना खोजिए और बाल सभा में उसका सस्वर गायन कीजिए। तो यहाँ आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की कोई ऐसी कविता ढूंढनी है जो प्रकृति से संबंधित हो और अपने स्कूल में उसे गाकर सुनाना है। जैसे उत्तर में एक कविता लिखी हुई है पंत जी की,
ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। ये हवाओं की सरसराहट, ये पेड़ों पर फुदकती चिड़ियों की चहचहाहट, ये समुंदर की लहरों का शोर, ये बारिश में नाचते सुंदर मोर, कुछ कहना चाहती है हमसे। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। ये खूबसूरत चांदनी रात, ये तारों की झिलमिलाती बरसात, ये खिले हुए रंग बिरंगे फूल, ये उड़ती हुई धूल, कुछ कहना चाहती है हमसे। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। ये नदियों की कलकल, ये मौसम की हलचल, ये पर्वत की चोटियाँ, ये झिंगुर की सीटियाँ, कुछ कहना चाहती है हमसे। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। तो इस प्रकार से आप भी पंत जी की रची हुई कविता बाल सभा में आप सुना सकते हैं। आप गूगल से सर्च कर सकते हैं या फिर अपने स्कूल के पुस्तकालय में आप पंत जी की प्रकृति से संबंधित कविता ढूंढकर सुना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो के आधार पर पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर समझ लिया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पाठ के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या का अलग से वीडियो मैंने बनाया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप कविता की व्याख्या समझ सकते हैं। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।